जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थक आशय के स्वागत स्वागत करता हूँ यूट्यूब की क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, इनकी जो जीएस की डिस्कशन क्लास है, इसी की सीरीज में आज हम लोग नए एग्जाम के साथ में हैं, जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके पैटर्न को समझते हुए डिस्कस करते हुए आगे चल रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कैसे रहता है और आपको तैयारी कैसे क्या करनी है। चलिए चालू करते हैं क्लास को। ठीक, तो यहाँ पर आज आपका अगला एग्जाम है और इस अगले एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका। सबसे पहला, माई कंट्री माई लाइफ। देखिए ये किताब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है। और ये कई बार आपको हो सकता है एग्जाम में मिली भी हो। ठीक है, तो अन्ना हजारे, अलके अडवाणी, प्रणब मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है, इसकी है लाल कृष्ण अडवाणी जी की है, जो बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से एक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पे। यहाँ पे माई कंट्री माई लाइफ किसकी किताब है? एल के अडवाणी जी की। अन्ना हजारे समाज सेवी, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति भी रह चुके और आपके कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? एल के अडवाणी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सी जनजाति केल पोलदू त्योहार मनाती है? ठीक है, यहाँ पर आपका केल पोलू त्योहार की बात हो रही है, तो कोडव, नागा, मीणा, भील जनजाति। तो यहाँ पर आपके देखिएगा जो कोडव जनजाति है, वो कौन सा त्योहार मनाती है? केल पोलू त्योहार मनाती है। नागा जनजाति ये कहाँ की है आपकी? ये पाई जाती है नागालैंड में। ठीक है, नागा जनजाति कहाँ की है? नागालैंड में होती है। और जो मीणा जनजाति है, ये मेनली कहाँ की होती है? आपकी राजस्थान की। और ये मीणा जनजाति आपकी काफी पढ़ी लिखी जनजाति मानी जाती है इनको, क्योंकि दी जाने वाली आरक्षण जैसी सुविधाओं की वजह से काफी ज्यादा आपके संपन्न जनजातियों में से गिनी जाती है। और ये भील, भील भी आपके राजस्थान के साथ साथ में जो आपका एमपी का रीजन है, या फिर जो हमारा छोटा नागपुर का पठान है छत्तीसगढ़ साइड का, उस साइड के रीजन में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे केल पोलो त्योहार है, वो कहाँ का? आपका कोडो जनजाति का है। अगला देखिएगा, चोल शिलालेखों में से विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यानी जो स्कूलों के लिए दान की गई जो भूमि होती थी, उसको क्या बुलाते थे? तो यहाँ पर है तिरुवनकुट्टनी, वेलम, वेल्लन वगाई, अली छंदम और साल भोग। तो यहाँ पर क्या होता था, जो आपके जो विद्यालयों के लिए दी गई दान की गई भूमि होती थी, उसको बोला जाता है शाल भोग बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साल भोग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और चोल डायनेस्टी से एक क्वेश्चन आ रहा है, कई बार आ रहा है हर सेट में। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चोल डायनेस्टी से पढ़ा था कि जो चोल डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी के ही आपके सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर एक आपको मंदिर याद रखना है, राजेश्वर मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर है? राजेश्वर मंदिर है, या इसे ही आपका बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को बुलाते हैं बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तंजौर में है। तंजौर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राज प्रथम। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोल डायनेस्टी से रिलेटेड। अगला देखते हैं, तिराप और नोआ नदियां भारत के किस राज्य में बहती हैं? ठीक है, तिराप और नोआ नदियां भारत के किस राज्य में बहती हैं? तो अगर राज्यों की बात करें हम लोग आपका यहाँ पर, तो तिराप और नोआ नदियां अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो ये कहाँ की है? आपकी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तिराप और नोआ नदियां कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की नॉर्थ ईस्ट की आपकी नदियां हैं। तो देखिएगा, ये आपका यहाँ पर जो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में एक नदी आपकी कौन मिलती है? यहाँ से आके बहती है आपकी एक नदी, दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी याद कर लेना, कौन सी? दिहांग नदी। इस दिहांग में दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, इन दिबांग और लोहित के मिलने के बाद में, ठीक है, ये दो नदियां याद रखिएगा, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद में जो नई नदी बनती है, उसको जाना जाता है किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी मेनली जानी जाती है कहाँ पर? आपके असम राज्य में। असम में ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और बाकी वो उसको आपका दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, कहाँ पर? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से प्रवेश करती है। और जब ये उत्पन्न होती है तिब्बत में, कभी से तिब्बत में सापू या सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में आपकी सापू या सांगपो नाम से होगी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करेगी, जिसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा।
जब ये चली जाएगी बांग्लादेश में तब इसका नाम हो जाएगा जमुना, जिसमें गंगा नदी पद्मा नाम से आकर मिलती है और ये नदियां मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती हैं। तो जमुना नदी कहाँ पर हो जाएगी बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश को याद रखिएगा। अगर बात करें किसकी, लोहित नदी की, लोहित नदी को ही बोला जाता है खूनी नदी। लोहित नदी को किस नाम से जानते हैं, खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है धौला सादिया सेतु, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, धौला सादिया सेतु, या इसी को बोलते हैं भूपेन हजारिका, असम के संगीतकार जिनको आपका भारत रत्न मिला हुआ था 2019 में, भूपेन हजारिका सेतु। और ये भूपेन हजारिका सेतु क्यों खास है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, धौला सादिया ब्रिज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पे पहला है, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है, बिल्कुल सही है। अगला है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। देखिए, बी आर अम्बेडकर स्थायी अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं थे, वो क्या थे, प्रारूप समिति, ठीक है, 7 सदस्यीय जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला कथन है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, आप सभी को पता है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाए आपसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उस दिन किसको चुना गया था, उस दिन चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इस सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध थे और इन्हीं को आपके क्या चुन लिया गया था उस दिन आपका पहली बैठक का स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष बाद में कौन रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, यही भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। हंटर कमीशन के अंतर्गत संविधान सभा द्वारा गठन का संविधान सभा द्वारा गठित भारत संविधान बनाया गया। पहली बात तो हंटर कमीशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या था आपका एक आयोग आया था, इसका नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कौन सा आयोग है, कैबिनेट मिशन आयोग है। ये कैबिनेट मिशन कब का है, 1946 का, 1946 में, ठीक है। 1946 में कौन आता है, कैबिनेट मिशन आता है और इसके द्वारा क्या किया गया, संविधान आपका सभा का गठन किया गया था। हंटर कमीशन दो मिलेंगे, एक आपको हंटर कमीशन मिलेगा 1882 में, ठीक है, ये रिपन के समय था और ये किसके लिए था, शिक्षा के सुधार के लिए था। और एक हंटर कमीशन आपको मिलता है 1919 में और ये किसके लिए होता है, जलियांवाला बाग की जांच के लिए। तो आपको दो हंटर कमीशन मिलेंगे, आपसे देख लीजिएगा किस पर्पस से पूछा जा रहा है। लास्ट है आपका 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस, बिल्कुल नहीं है आपका 26 अगस्त नहीं है, 26 नवंबर है, जिस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन मनाते हैं संविधान दिवस। तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो गया कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा गया है। अगर हिंदी और अंग्रेजी भाषा की बात की जा रही है तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों संविधान जो थे हाथ द्वारा लिखे गए हैं, मूल प्रतियां जो उनकी हाथ से लिखित है। जिनको आपको लिखने वाले इंसानों में कौन कौन से हैं, एक का नाम मैं आपको बताता हूं और एक का नाम आप मुझे कमेंट करके हमेशा की तरह बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं हमेशा। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका जो आपका संविधान लिखा गया था वो लिखा गया था किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी जो थे, इन्होंने संविधान लिखा था, ठीक है। अब मुझे बताइएगा इन्होंने हिंदी में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था, और दूसरा जो लिखा हुआ है कि अगर किसी भाषा में वो किसने लिखा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, द्विवार्षिक भारत की वनस्पति रिपोर्ट, मतलब हर 2 साल में आने वाली वनस्पति रिपोर्ट जो 2019 थी, ठीक है, 2019 में इससे आपको हर एक सेट में क्वेश्चन मिला है, पढ़ के जो जाइएगा। सबसे ज्यादा आपका वनाच्छादित क्षेत्र या राज्य पूछा जा रहा है, तो आपको सबको पता है आपका इसका आंसर क्या है, आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्या है, वनाच्छादित राज्य, मतलब ऐसा क्षेत्र राज्य जिसके सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र में क्या है, आपके वनों का क्षेत्र है, वो कौन सा आपका एमपी है। एमपी को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आपका टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो बाघ है वो भी कहाँ पर है, आपके एमपी में ही। तो एमपी क्या कहलाता है, टाइगर स्टेट कहलाता है। एमपी में ही क्या होती है, आपकी दो पहाड़ियां मेनली आपको मिल जाती है, कौन सी, विंध्याचल की पहाड़ी मिल जाती है और आपको कौन सी मिल जाती है, सतपुड़ा की पहाड़ी मिल जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है, इनके बीच से ही होकर आपका क्या होता है, एक नदी बहती है जिसका नाम कौन सा है, नर्मदा नदी, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, जो आपके गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरकर ऐश्वर्य बनाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ज्वारनदमुख बनाकर समाप्त हो जाती है। अगर बात किया जाए सतपुड़ा की रानी,
सतपुड़ा की रानी पूछा था, सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं? सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं? पंचमढ़ी को बोलते हैं। याद रखिएगा, सतपुड़ा की रानी कौन सा आपका स्थान है? पंचमढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एमपी बताने के लिए बहुत कुछ है, अभी इतना ही। आगे देखिएगा, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष उस समय पूछा गया नवंबर 2020 में, ये कौन थे आपके? और ये तब भी थे और अब भी थे, काफी लंबे समय तक इनका कार्यकाल था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, ठीक है। कौन है? थॉमस बॉक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या अध्यक्ष। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेस है जो आपका हिमालयन मिडिल हिमालय का हिस्सा है। कोडाईकनाल, दार्जिलिंग, मन्नार और केमनगुंडी। आप सबको पता है मन्नार आपका तमिलनाडु का है और बाकी ये आपके तीनों स्थल जो है आपके, ये भी आपके साउथ इंडिया के हैं। बचा आपका एकमात्र कौन सा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग फेमस है किसके लिए? अपनी चाय के लिए फेमस है और ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। अगर दार्जिलिंग की बात करते हैं, दार्जिलिंग पड़ता किस स्टेट का है आपका? वेस्ट बंगाल का है आपका इस क्षेत्र है। और दार्जिलिंग के क्षेत्र में ही क्या किया जाता है आपके? एक अलग गोरखा लैंड की क्या की जाती है? मांग। गोरखा जनजाति द्वारा क्या मांगा जाता है? गोरखा लैंड मांगा जाता है। तो दार्जिलिंग याद रखिएगा, दार्जिलिंग कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है। किसका? मिडिल हिमालय के साथ चाय के लिए फेमस है। और दार्जिलिंग की चाय को ही आपको याद रखिएगा, जो हमारे भारत में फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था। फर्स्ट जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है आपका, वो फर्स्ट जीआई टैग किसको मिलता है? दार्जिलिंग चाय को ही मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। अगला देखिएगा, 1951 में निर्गत से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की? ये हम लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस का जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा हुआ है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत और जापान में। तो यहाँ पर आपका जो 1951 के पहले एशियाई खेल होते हैं, प्रथम एशियाई खेल ये कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं, ठीक है। तो पहले एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर होते हैं? भारत में होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिएगा, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर पीटर बेकर, मार्गरेट एटवुड, मनमोहन सिंह, हैपली। मैंने बोला है कि आपसे एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा रहा है आपका कि कौन है जिन्होंने किताबें लिखी, बुक्स जरूर आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बेकर है। याद रखिएगा, उस समय चर्चा में रही थी ये किताब। अगला, 9 सितंबर 2020 को आयोजित हुई प्रथम इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता, भारत फ्रांस। पैसिफिक मतलब इंडो पैसिफिक, मतलब जो आपका इंडियन ओशियन होगा वो और पैसिफिक ओशियन होगा वो। तो इनके क्षेत्र में आपके एक डायलॉग आयोजित किया गया था। किसके बीच में होगा? तो यहाँ पर आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम तो ये यूरोप के पार्ट है, ये हो नहीं सकते। बच्चे आपके ये दोनों ऑप्शन जो पैसिफिक ओशियन के है, तो ऑप्शन के ऑर्डिंग यहाँ पर आपको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। उसमें से यहाँ पर ये जो आपका डायलॉग हुआ था, भारत फ्रांस और किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। 11 का आंसर क्या है आपका? बी। अगला देखिएगा, कल्लड़ एक लेखक थे जिन्होंने के राजाओं के बारे में एक संस्कृत की कविता लिखी थी। देखिएगा, कविता नहीं होगी, यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है कश्मीर का जो राजवंश है, उस कश्मीर के राजवंश का इतिहास कहाँ मिलता है? कल्लड़ की पुस्तक में मिलता है। जो कल्लड़ थे, इनको याद रखिएगा, कल्लड़ जो थे, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी और किताब का नाम था आपका क्या? राज तरंगड़ी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज तरंगड़ी किसकी है? कल्लड़ की रचना है, जिसमें ये क्या करते हैं? कश्मीर के राजवंशावलियों का इतिहास लिखते हैं, जिसमें ये आपके उत्पल वंश का आपको मिलेगा, कारकोट वंश का मिलेगा और लोहार वंश का इतिहास मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी कल्लड़ की राज तरंगड़ी जो है, इसमें आपके कश्मीर का इतिहास मिलता है। और राज तरंगड़ी ये आपकी 11वीं 12वीं सदी का 12वीं सदी का आपको इतिहास देती है। और राज तरंगड़ी के बारे में खास बात एक और जान लीजिएगा, वो जो राज तरंगड़ी है, ये भारत पे संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है। ऐसी पहली लैंग्वेज जो किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन है? कल्लड़ की राज तरंगड़ी, ठीक है। याद रखिएगा, कल्लड़ की राज तरंगड़ी क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है। ऐसी पहली किताब जो किसमें लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नवंबर 2020 में वर्चुअल रूप से आयोजित हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नवंबर 2000 आपके 20 में वर्चुअल रूप से जो आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, किसने आयोजित किया था? तो यहाँ पर आपका जो G20 शिखर सम्मेलन 2020 का था, किसने आयोजित किया था? सऊदी अरब ने आयोजित किया था। अगर बात करते हैं किसकी, ये 15वां G20 था, ठीक है, 15वां G20 जो कहाँ पर हुआ था आपका? सऊदी अरब में हुआ था। उसके बाद में 16वां G20 वो कहाँ पर हुआ आपका? इटली में हुआ है, ठीक। उसके बाद में 17वां G20 वो कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक। इंडोनेशिया में हुआ है। और आप सबको पता है आपका 18वां G20 इसकी मेजबानी इस समय किसके पास है? भारत के पास में है, ठीक है। तो आपका 18 कहाँ होगा? भारत में होगा। और 19वें की बात करते हैं, 19वां G20 कहाँ जा रहा है आपका? ब्राजील जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 18 G20 कहाँ पर होना? आपका भारत में होना। तो इस साल G20 की अध्यक्षता किसके पास में है? भारत के पास में है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये आपका इस बार आपका 2023 का G20 कहाँ होना है? आपका भारत में होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, लिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण स्पीड कोट बनाता है? मतलब ऐसा जो आपका हमारा आपका बीज का ऊपर का जो हमारा आपका आवरण होगा, लेयर होगा, कौन बनाएगा? युग्मक, नाभिक, अध्यावरण और भ्रूण। तो अध्यावरण मतलब जो बाहरी आवरण होता है वो आपका बीज का आवरण बनाता है। ये अध्यावरण क्या होता है? मेनली किसका बना होता है? सेलुलोज का होता है। और इसी वजह से क्या होता है आपका जो बीजों का आपका डाइजेशन हमें नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो जो सेलुलोज होता है इसका पाचन केवल किसमें होता है? शाकाहारी जीवों में होता है। तो शाकाहारी जीवों में सेलुलोज के पाचन के लिए आपके उनके पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है सीकम, वो आपका क्या करता है? पाचन करता है किसका? सेलुलोज का। मनुष्य भी पहले जब था, बंदर था तो शाकाहारी था, तो उसमें भी क्या आपका सेलुलोज के पाचन के लिए सीकम होता था। लेकिन हुआ क्या कि अभी आपका हम सर्वाहारी हो चुके हैं, तो ऐसे में हमारे साथ में मनुष्य के शरीर में सीकम क्या हो चुका है? एक अवशेषी अंग हो चुका है। सीकम क्या है? एक अवशेषी अंग है। याद रखिएगा, सीकम क्या है? एक अवशेषी अंग। क्लियर है? आगे देखिएगा, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर और एमीटर, ठीक है। तो आप सबको पता है भूकंप को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए पैमाने की बात करते हैं, तो पैमाना यूज करने के लिए हमको आपका पैमाना जो होता है वो होता है आपका कौन सा? रिक्टर स्केल। यंत्र पूछेंगे तो सिस्मोग्राफ करेंगे, पैमाना कहेंगे तो रिक्टर स्केल कहेंगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है कि कितने तेजी का भूकंप आया है, और उसी के आधार पर क्या होता है? भूकंप की आपकी प्रामाणिकता बनती है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 15 का आपका डी। अगला देखिएगा, डियागो माराडोना का संबंध किस खेल से था? ठीक है, डियागो माराडोना आप सभी को पता है आपकी क्या है? आपके फुटबॉल से संबंधित है। डियागो माराडोना पेले ये सब आपके फेमस खिलाड़ी। अभी रिसेंटली एक ब्राजील के फुटबॉलर है, याद करिएगा कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। अभी इनकी क्या हो गई? आगे पेले की आपकी डेथ हो गई है कुछ दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि आपका डियागो माराडोना 60 किलो है। एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है, तो उस व्यक्ति के वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका लिफ्ट से ऊपर उठ रहा है तो उसके वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में आपके क्या है? बदलेगा, शून्य हो जाएगा, 60 किलोग्राम से कम मापा जाएगा और आपका 60 किलोग्राम से ज्यादा मापा जाएगा। आप जैसे जैसे क्या करते हो, आप ऊपर की ओर उठते हो, ठीक है, तो ऊपर की ओर उठने पे क्या होता है? आपका जो भार होता है वो आपका नीचे की ओर क्या होता है? आपका ज्यादा लगता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो उसका व्यक्ति का वजन होगा वो क्या होगा? आपको ज्यादा महसूस होगा, 60 किलोग्राम से ज्यादा फील होगा, ठीक है। ऊपर उठने पे क्या होगा? वस्तु ज्यादा भारी महसूस होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उतनी ही ताकत से नीचे खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 60 किलो से ज्यादा। अगला देखिएगा, लेकिन इनसे कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ठीक है, ऋग्वेद का आपका उपवेद पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका क्या होता है? वेदों के भी क्या हुए? उपवेद हुए हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आपका कौन सा? आयुर्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आपका आयुर्वेद है। फिर आता है गंधर्ववेद। जैसे आपका क्या होता है? सामवेद। सामवेद जो किसका जनक माना जाता है? यह माना जाता है किसका? संगीत का जनक माना जाता है। तो ऐसे केस में संगीत के जनक से याद कर लीजिएगा, ठीक है, संगीत का जनक, ठीक। तो ये आपका कौन सा है? गंधर्ववेद हो जाएगा।
बचा आपका धनुर्वेद, ठीक है, और ये आपका शिल्पवेद। तो आपको देखिएगा हमारे सामने आपके 2 वेद और बच रहे हैं, एक बचा अथर्ववेद और एक आपका बच रहा है सामवेद, ऋग्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, हाँ। तो यहाँ पर आपके बाकी 2 वेद और हैं जिनके आपके क्या है उपवेद हैं। अब धनुर्वेद का अगर बात करते हैं तो ये किसका होता है आपका, सॉरी, ये आपका अथर्ववेद का कौन सा होता है, शिल्पवेद होता है, अथर्ववेद का शिल्पवेद। और यजुर्वेद का कौन सा होगा आपका, धनुर्वेद, ठीक। ये 4 आपको उपवेद याद कर लेने हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। अगला देखिएगा, 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए इनमें से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका आय का समान वितरण, रोजगार, क्रय शक्ति क्षमता और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका आय के किस मानक का उपयोग नहीं कर सकते 2 या अधिक समाजों की तुलना में। देखो आय का समान वितरण आपका हर जगह पर आपका इक्वली नहीं हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते होंगे। फिर बचता है हमारा आपका रोजगार, क्रय शक्ति क्षमता और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय शक्ति क्षमता आपके हर समाज के हर व्यक्ति की क्या होती है, आपकी अलग अलग होती है। तो ये हमारे आपके आय के मानक के रूप में माना जाता है, ठीक है। फिर बचा हमारा आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम आपका नहीं मान सकते क्योंकि प्रति व्यक्ति आय आपके हर समाज में आपके हर क्षेत्र में अलग अलग बनेगी जाके। जैसे हमारी गोवा जैसे राज्यों की जनसंख्या कम होने की वजह से यहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा निकलेगी। यूपी जैसे बड़े राज्यों की जनसंख्या अधिक होने की वजह से आपकी जो प्रति व्यक्ति आय होगी कम निकलेगी। तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य में भारत आया था, ठीक है। तो मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, वो आपका इटली का यात्री था और इटली में कहाँ से, आपका वेनिस से भारत आया था। तो मार्को पोलो जो आपका भारत आता है ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से आपका एक उसकी बुक होती है, उसमें वो आपके भारत और चीन के आपके व्याख्यानों का उल्लेख करता है। मार्को पोलो अपनी किताब में लिखता है कि भारत और चीन उम्मीद से अधिक धनी देश माने जाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिला है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय जो सरकारी निकाय होंगे, नगर पालिका होगी, राज्य परिषद होगी, जिला परिषद होगी, पंचायत समितियां होगी, देखिएगा जो जिला परिषद और आपकी पंचायत समितियां होंगी ये ग्रामीण स्वशासन संबंधित होगी, राज्य परिषद नहीं होगा। इसका आंसर केवल एकमात्र कौन सा होगा, नगर पालिका। ये हम लोग हर सेट में पढ़ते चले आ रहे हैं, पिछले सेट में जाके देखिएगा, मैंने इसको बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे क्या होता है। तो नगरीय क्षेत्रों में आप सबको पता है, आंख बंद करके आप क्या कराओगे, नगर पालिका। अगला 2020 में विजयनगर का राज्य सॉरी विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बनता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। जो विजयनगर है वो किसका हिस्सा है, आपका कर्नाटक का हिस्सा है। और कर्नाटक में ही आपका विजयनगर जो 31वां जिला बना है। अब ये विजयनगर को याद रख लीजिएगा, हमें आपके मिडिवल हिस्ट्री में एक एम्पायर मिलता है किसके नाम से, विजयनगर साम्राज्य के नाम से मिलता है। और इस विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हमको मिलते हैं कौन, हरिहर और बुक्का, ठीक है। कौन है आपका, हरिहर और बुक्का। इसी विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल के रूप में आपका एक आपका प्लेस होता है, कौन सा होता है, हम्पी, जिसे यूनेस्को की आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फॉर्म में क्या किया गया है, जोड़ के रखा गया, शामिल करके रखा गया है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो भारत का था, इसके अंतर्गत में भारत के केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया, तो 1947, 8, 49, 50, 50, 51, 52, 53। तो हमारा आपका भारत का जो 50 और 51 का बजट आता है, जो पहला बजट आता है उस समय आपका, ठीक है। तो उस समय आपका क्या कहता है कि आप भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार क्या कहता है, केंद्रीय बजट में आपका शामिल किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका सी। आगे देखिएगा, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कि वो कौन सा ऐसा पोशाक पहनते हैं। देखिएगा कश्मीर के लोगों को आपने कपड़े देखे होंगे, तो एक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक ऐसा गाउन जैसा पहनते हैं, ठीक है। तो जो गाउन जैसा कपड़ा होता है, इसको आपके किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो गाउन होता है ये क्या कहलाता है, आपका फेरन कहलाता है। ये ऊनी होता है और उनको आपका क्या कहता है, जाड़े से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फेरन हो जाएगा, बिल्कुल सही, 24 का। अरे देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय किस शहर में है। तो अब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल बैंक ना आपने कभी सुना होगा ना आपने कभी जाना होगा, इसका कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर है, आपके गुवाहाटी असम में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्पोरेट बैंक का कार्यालय कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में। अगला देखिएगा,
एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। सभी ने इनका नाम सुना होगा, ग्रेट खली का पूछ रहे हैं कि इनका असली नाम क्या है। तो यहाँ पर मनीष सिंह रावत, सतनाम सिंह भारत, पाल सिंह तोमर, दलीप सिंह राणा। इसका आंसर क्या होगा आपका? दिलीप सिंह राणा। ये आपके WWE की जो फाइटिंग करते थे उसके पूर्व खिलाड़ी हैं। ठीक, अभी देखिएगा 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी? 2020 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ब्रिक्स जो है ये आपके 5 देशों का समूह, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, और कौन सा आपका? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ता है। यहाँ पर आपका क्या, शुरुआत में कितने देश आपके? 4 देश थे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्हीं के बीच की बैठक होती रहती है। 2020 में इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की थी। इस ब्रिक्स का मुख्यालय, ठीक है, ठीक। देखो एक संगठन होता है आपका, एक और जैसे चीन का संगठन है, चीन के बेस्ड है संघाई सहयोग, ठीक है, शिखर संगठन, ठीक है। इस संघाई सहयोग संगठन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एससीओ उसको बोलते हैं। इस एससीओ का जो आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है आपका? बीजिंग में है। एससीओ का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बीजिंग में है, चाइना में। और वहीं पर अगर बात करते हैं किसकी? ब्रिक्स की, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है आपका? संघाई चाइना में। और इसी में क्या होता है? संघाई चाइना में ही ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चाइना में, ठीक है। और ऐसे न्यू डेवलपमेंट बैंक से एक बैंक बनता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला है, जो कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। तो फिलीपींस में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेड ऑफिस है। चलिए अगला देखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पे भारत की बात हो रही है। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका आपका मुख्यालय स्थित है वो कौन सा है? आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसका क्या है आपका? हेड ऑफिस है, ठीक। अगला देखो, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को क्या कहा जाता था? तो उस समय आपकी जो मतलब देखो बंदूक जो यूज करती कौन सी थी? सवार और पैदल बंदूक के नाम नहीं हो सकते बच्चे आपके। मैचलॉक और मस्कट। उस समय जो बंदूक यूज होती थी उसको क्या बोलते थे? मस्कट बोलते थे। तो भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा कौन सी बंदूक यूज की जाती थी? मस्कट नामक क्या की जाती थी? बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। अगला है सूचना का अधिकार नियम 2005, यानी जो आरटीआई एक्ट था 2005 में, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आपका क्या किया गया? आपका आरटीआई एक्ट को भारत में लागू किया गया। कौन कहाँ केवल लागू नहीं हुआ, बाकी सब जगह लागू हो गया, ठीक है। तो आप सबको पता था जम्मू कश्मीर राज्य हमारे लिए शुरुआत से एक ऐसी समस्या थी 2019 के पहले, जो आपके अलग तरीके से आपकी रूल करती थी। जम्मू कश्मीर का अलग निशान, अलग संविधान, सारी प्रक्रिया अलग थी। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता था, जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय कानून पूर्णतः रूप से लागू नहीं होते थे, जो क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर को संविधान को आपका किस नाम से जाना जाता था? रणवीर संहिता नाम से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रणवीर संहिता के समस्त प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के जो लिए अलग प्रावधान, जो आपका कौन सा था? आर्टिकल 370, ठीक है, और आपका आर्टिकल कौन सा? 35A। इन दोनों को क्या कर दिया गया? आपका रद्द कर दिया गया है आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। हमारे बॉडी में होने वाले जो एक जो सारे बायोकेमिकल प्रोसीजर्स हैं उनके लिए पूछा जा रहा है। उत्सर्जन है आपका, ठीक, एक्सक्रेशन है, श्वसन है आपका, ब्रीदिंग है, ठीक है, और प्रेजेंट यानी रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेसिपिएशन, रिप्रोडक्शन और स्कैटिंग और चयापचय, इस चयापचय को हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो होने वाले जो हमारे आपके जो बायोकेमिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, उनको हम लोग चयापचय के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में सारी की सारी अभिक्रियाएं किसके रूप में होती हैं? इसी चयापचय के रूप में होती है, मेटाबॉलिज्म के रूप में होती है। तो अगर बात कर रहे हैं किसकी? आपकी चयापचय की भी, तो ये भी आपका दो टाइप का होगा। एक होता है कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उपचय, और एक होता है हमारा आपका कौन सा? एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उपचय, ठीक है। तो उपचय और अपचय आपकी दो क्रियाएं होती हैं हमारे आपके शरीर में, जो आपकी एक एक होती है सृजनात्मक होती है और एक होती है विखंडनात्मक होती है। दो प्रकार की अपक्रिया होती है, देख लो इसको। अच्छा आ गया, ठीक है। तो दो प्रकार की अपक्रियाएं कौन कौन सी? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये आपकी मिलेंगी किसमें? आपको मानव शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? सबको पता है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? एथेंस हुए थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास पे एक आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ था
कि जो ओलंपिक के रिंग है, ठीक है, ओलंपिक के रिंग है, 5 रिंग है, इनको सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया था? ये 5 रिंगों को, जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पिछली क्लास की वीडियो में बताया हुआ था इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में से क्या दिया जाता है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में से क्या दिया जाता है? 21 लाख का नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र, देश सरस्वती की कांस्य प्रतिमा, 11, 12, 15 लाख रुपए, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर आपका बस रुपए चेंज है। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना दिया जाता है? 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, देवी सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता हुआ जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरुप, उनको दिया गया था, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? जी शंकर कुरुप को मिलता है, और यहाँ के भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखिएगा, वयोवृद्धता में मानव की सामंजस्य शक्ति क्षीण हो जाती है। सामंजस्य क्षमता मतलब आपके जो दोनों मतलब जो भी कोई भी ऑर्गन्स होंगे उनके बीच बैलेंस बनाना। तो किन ऑर्गन्स के बीच बैलेंस बनाना, तो किन्हीं भी 2 ऑर्गन्स के बीच बैलेंस बनाना, किन्हीं ऑर्गन्स के 2 पार्ट के बीच बैलेंस बनाना, सामंजस्य करना, ये किस मतलब अंगों में कम हो जाती है? वृद्ध अवस्था के समय। तो यहाँ पर आपके कान है, आंख है, नाक है, हाथ है। देखो, हाथ, नाक, आंख, कान वृद्ध अवस्था में सभी खराब हो जाते हैं, लेकिन मेनली जो हमारी दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? आपकी आंखों में। उम्र के बढ़ने के साथ में आंखों की जो आपकी देखने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर होती चली जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंख हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोलानालू नृत्य प्रदर्शन किया जाता है किस राज्य में? तो कोलानालू, ये देखो मैंने बोला कि आपको हर एग्जाम में एक आपका राज्य का नृत्य मिलेगा, श्योर मिलेगा। यहाँ जो कोलानालू नृत्य है ये कहाँ पर होता है? आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। याद करिएगा कहाँ पर होगा आपका, ये आंध्र प्रदेश होगा, कोलानालू करके नृत्य, ठीक। आगे देखिएगा, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैला था, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि आपका आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में एक और उग्रवादी जो उस समय आपका युद्ध हुआ था 1920 के दशक में आपका, ये आपका कहा था? गुडेम की पहाड़ियों में फैला हुआ था, एक आपका स्थानीय विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह था, ठीक। अगले देखिएगा, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई के समय होता है? ठीक है, तो रबी फसलों की कटाई के समय वैसाखी, माघी, मुक्तसर मेला और होला मोहल्ला। तो यहाँ पर आपका जो वैसाखी का त्योहार है, ठीक है, वैसाखी का त्योहार हर साल आपका एक कब मनता है? आपका 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और 13 अप्रैल को कब मनाते हैं आपके? कब? जब आपकी रबी की फसल कट कर आती है घर, उस उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? सिखों में सॉरी, त्योहार मनाया जाता है आपका कौन सा? वैसाखी का त्योहार। ऐसे ही एक त्योहार होता है, ऐसे ही एक त्योहार होता है जिसका नाम क्या होता है? आपका लोहड़ी, ठीक है। तो लोहड़ी भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी किसमें मनाया जाता है? पंजाबियों में मनाया जाता है। लोहड़ी जो त्योहार होता है, ये लोहड़ी त्योहार हमेशा आपका कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। ये जनवरी माह में मनाया जाएगा, और ये आपका 13 अप्रैल को कौन सा? वैसाखी त्योहार। दोनों डेट याद रखिएगा। और 13 अप्रैल से अगर बात हो रही है तो 13 अप्रैल 1919 को आपको एक चीज और याद रखनी है, कौन सी? जलियांवाला बाग की घटना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वही कब का? 13 अप्रैल 1919 का। अगला देखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? ठीक है, तो उस समय के अकॉर्डिंग 2020 में कि जो 2021 में हुए थे जाके आईपीएल आके फाइनल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपका कौन सा ऐसा विदेशी खिलाड़ी था जिसने क्या किए थे? आईपीएल में 5000 रन पूरे किए थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर है आपका? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रहे हुए कई सारे फॉर्मेट्स में। तो इन्होंने क्या किया था आपका ये आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। अगला, व्योम मित्र जो जनवरी जो 2020 में चर्चा में रहा था, क्या है? तो आईटीबीपी द्वारा आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित ड्रोन है, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान का प्रकार है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और इसरो द्वारा विकसित आपका ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो आपका इसरो जो आपका चंद्रयान और जो अगले गगनयान के जो हमारे फॉर्मेट्स हैं उनके लिए क्या कर रहा है? आपका जो रोबोट्स उसने डेवलप किया उसमें से आपका कौन सा एक रोबोट है? उसमें से आपका व्योम मित्र है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, मानव की जैसा है, जिसको नाम दिया गया कि आपका व्योम मित्र नाम दिया गया है। चलिए अगला देखिएगा, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे, इनमें से कौन चरण उनमें से नहीं था? तो पाठ का लेखन ये आवश्यक होगा, बिना पाठ को लिखे आप उसको देख नहीं सकते हो। बंद या बाइंडिंग बनाना, भैया लिखोगे उसके बाद बांध के नहीं रखोगे चले जाएंगे, ठीक है। पाठ को संपादित करना, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चित्रित करने के लिए
सोना पिघलाना। ये उनकी एक खास बात होती थी। वो चित्रों को क्या करते थे हाइलाइट करने के लिए उनको क्या करते थे सोना पिघला के लिख देते थे ताकि वो चीज़ें हाइलाइटेड रूप से अलग से दिख सके। तो यहाँ पर आपका क्या था पार्ट को संपादित करना मतलब एडिट करना उसका आपका काम नहीं था। एडिटिंग नहीं होती थी फाइनल आपका लिखे जाते थे उनको बाद को एडिट आपके अलग से नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा आपका क्या हो जाएगा आपका सी इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र हमारा आपका जो वीरता के लिए दिया जाने वाला आपका पुरस्कार है और इस अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्या होगा नीरजा भनोट है। जो नीरजा भनोट जी जो जो आपका एक फ्लाइट होती है आपकी जो कैप्चर कर ली जाती है आतंकवादियों द्वारा उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनको रेस्क्यू करते समय इनकी उसमें जान चली जाती है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा नीरजा भनोट होगा ठीक है ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर आज आपको क्लास आई थिंक समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद।